हेलो दोस्तों। तो देखिए, लास्ट टर्म पे जो आपको क्वेश्चंस दिए थे उनके आंसर जो हैं वो इस प्रकार हैं। तो पहला क्वेश्चन है, यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट 2023 में भारत की एचडीआई रैंक क्या है? तो इसका आंसर सीधा सीधा सबको पता है, 134। फिर अगला क्वेश्चन है, यूएनडीपी के किस मानव विकास रिपोर्ट में लिंग और असमानता सूचकांक की शुरुआत की गई थी? ये असमानता है, ठीक है। इंग्लिश में इसको कहते हैं जेंडर इनइक्वलिटी इनइक्वालिटी इंडेक्स, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में कभी पूछा जा सकता है आपसे कि जीआईआई जो है वो क्या है। यूएनडीपी का है ये। तो जीआईआई जो है जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स है। इसमें ये कहा गया है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी एचडीआर 2010 से। और ये उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया एक प्रश्न है 2021 में। ये भी 2021 में पूछा गया था उत्तराखंड पीसीएस के प्री एग्जाम में। अब देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन और इसके साथ हम पढ़ लेते हैं कि एच डी आर 2010 के साथ ही मल्टी डायमेंशन पावर्टी इंडेक्स एमपीआई इसकी भी शुरुआत की गई थी, ठीक है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक। तो इन चीज़ों की शुरुआत की गई है। तो आगे बढ़ते हैं अब हम इसके साथ। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिए, इसमें एक और क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए। उसका नाम है जेंडर ग्लोबल ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, जीएपी गैप रिपोर्ट। तो इसका ध्यान रखिए, ये जो है अलग है, जीआईआई अलग है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट ये है अलग है। इसको जारी करता है कौन? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अब ये इसकी बात आई थी तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये भी बता देता हूँ कि इसके साथ आप कंफ्यूज मत होइएगा। बाकी इंडेक्स वगैरह भी हम और पढ़ेंगे आगे लगातार। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो जारी करता है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ठीक है। इसमें अगर पूछा जाए कि भाई इंडिया की रैंक क्या थी इसमें 2023 में, 2023 में इंडिया की रिपोर्ट थी 127, इंडिया की रैंक, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये भी हो गया है कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट इसको कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसमें इंडिया की रैंक क्या है 2023 में? 127। आगे बढ़ते हैं हम। दूसरा प्रश्न है थर्ड क्वेश्चन के बारे में कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, परचेजिंग पावर पैरिटी यानी क्रय शक्ति समता विनिमय दरों की गणना विभिन्न देशों में एक समान वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की तुलना कर की जाती है। तो देखिए, आपको लास्ट टर्न पे समझाया था कि क्रय शक्ति समता क्या होती है, ठीक है। और विनिमय दर क्या होती है ये मैं आपको बता देता हूँ कि विनिमय दर होती है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज होती है एक्सचेंज रेट। तो हम जनरली आप देखते होंगे कि भाई $1 जो है वो 80 रुपए के बराबर हो गया है। तो ये होता है अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंज रेट। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि इसमें जो एक्सचेंज रेट है, अब एक्सचेंज रेट अलग अलग होता है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है एक्सचेंज रेट डॉलर का रुपए की तुलना में, ठीक है। तो जिसकी इकोनॉमी जितनी स्ट्रांग होगी उसकी करेंसी उतनी ही स्ट्रांग होती है, जनरल बात है ये। तो हम यहाँ पर इसकी बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर बात कर रहे हैं। तो क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर जो है हम देखते हैं कि भाई हम तुलना किस चीज़ की करते हैं क्रय शक्ति के आधार पर? वस्तुओं को खरीदने की क्षमता की, ठीक है। यानी कि किसी देश की करेंसी में उसी देश वो किसी देश की करेंसी द्वारा उसी देश के अंदर सेम वस्तु खरीदी जा रही है। जैसे आपने देखा लास्ट टर्न पे कि भाई कोई वस्तु खरीदी, एक वस्तु, जैसे हमने बात की थी बर्गर की। तो जो बर्गर है वो इंडिया में कितने रुपए का है? मैकडी का बर्गर है मान लिया, तो इंडिया में मान लिया 20 रुपए का है। यूएसए में सेम बर्गर जो है
वो है $1 का। तो यहाँ पर हम ये कह देते हैं कि भैया $1 बराबर 20 रुपए। तो ये एक्सचेंज रेट अलग है, अंतर्राष्ट्रीय एक्सचेंज रेट की तुलना में ये अलग चीज है। इसकी तुलना मतलब ये कहाँ से आया है, ये वस्तु मतलब किसी करेंसी की क्रय शक्ति यानी खरीदने की परचेजिंग पावर, उसके आधार पर निर्धारित की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कहा गया है कि परचेजिंग पावर पैरिटी विनिमय दरों की गणना विभिन्न देशों में एक समान वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की तुलना कर की जाती है। तो ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की तुलना की जा रही है कि सेम वस्तु यानी बर्गर, उसी को खरीदने की क्षमता या उसी को खरीदने की जो करेंसी की क्षमता है उसी के आधार पर तुलना की जाती है, उसी के आधार पर विनिमय दरों को निर्धारित किया जाता है। फिर अगला स्टेटमेंट है, पीपीपी डॉलर के संदर्भ में भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये बिल्कुल ठीक है स्टेटमेंट। तो यानी कि इसमें जो है एक और दो दोनों कथन सही है। ये यूपीएससी 2020 का प्रश्न है। तो प्रश्न अपने आप में कोई बहुत मुश्किल नहीं होता, बस आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर है एक और दो दोनों स्टेटमेंट ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में खनन तथा उत्खनन गतिविधियां किस सेक्टर में गिनी जाती हैं? तो वही 3 सेक्टर आपने पढ़े थे, प्राथमिक सेक्टर, द्वितीयक सेक्टर, तृतीयक सेक्टर। तो खनन और उत्खनन वो चाहे उत्तराखंड हो या भारत हो, दोनों में ही प्राथमिक सेक्टर में गिनी जाती हैं। फिर अगली बात करते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की विद्यमानता, यानी कि इकोनॉमी में दोनों सेक्टर हों, पब्लिक वो सॉरी प्राइवेट और पब्लिक। तो यानी कि प्राइवेट क्या है, जैसे इंडिया में जैसे डाबर कंपनी है, या फिर जैसे है पतंजलि है, ये निजी कंपनी है। और सार्वजनिक कंपनी क्या है, बीएचईएल है। ठीक है, तो ये है सार्वजनिक कंपनी। तो दोनों क्षेत्र हैं भारत में। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब यही होता है कि निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की विद्यमानता। फिर अगला क्वेश्चन है कि विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की सुरक्षा करता है? विकास का भारतीय मॉडल है क्या? पहले ये भी पता हो, विकास का भारतीय मॉडल है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था है विकास का भारतीय मॉडल। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में आपने देखा कि निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र होते हैं। तो यानी कि व्यक्ति और राज्य, राज्य यानी कि स्टेट यानी कि देश, दोनों के हितों की सुरक्षा करती है विकास का भारतीय मॉडल। अगला प्रश्न है, किसी देश की वृद्धि में निम्न में से कौन सा अनार्थिक तत्व है? यानी कि नॉन इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक। तो नॉन इकोनॉमिक, अब पहले ये समझ लीजिए कि भाई इकोनॉमिक क्या होता है। इकोनॉमिक, इकोनॉमिक फैक्टर क्या है, इकोनॉमिक फैक्टर। और फिर नॉन इकोनॉमिक की बात करेंगे। इकोनॉमिक फैक्टर वो होते हैं जो अर्थव्यवस्था के विकास में डायरेक्टली योगदान देते हैं, यानी कि उनसे जो है कहीं कच्चा माल मिल रहा है, कहीं कोई प्रोडक्शन हो रहा है, यानी कि उत्पादन जो है डायरेक्टली होता है उन चीज़ों से, उन्हें कहते हैं इकोनॉमिक फैक्टर। तो आप देखिए कच्चा माल यानी कि आलू प्याज जो भी कुछ है, या लोहा है, कच्चा लोहा, तो ये सब किस में आएगा, प्राकृतिक संसाधन में। ठीक है, फिर उसके बाद है शक्ति संसाधन यानी कि पावर। तो पावर जो है, पावर रिसोर्सेज, ये भी एक तरह से इकोनॉमिक फैक्टर है। पूंजी संसाधन ये भी इकोनॉमिक फैक्टर है, यानी कि रुपया पैसा यानी कैपिटल। केवल इसमें जो है सामाजिक व्यवहार जो है नॉन इकोनॉमिक फैक्टर है। नॉन इकोनॉमिक फैक्टर क्या होते हैं? नॉन इकोनॉमिक फैक्टर जो मतलब डायरेक्ट उत्पादन में सीधे सीधे तो सहायक नहीं है, लेकिन उनको जो है उत्पादन में उनसे मदद मिलती है। जैसे कि राजनीतिक फैक्टर, यानी कि अगर किसी देश की राजनीति जो है उथल पुथल चल रही है, वहां पर सरकार ही अस्थिर है, तो वहां पर जो है इकोनॉमी जो है वो ठीक से नहीं चलेगी। तो इकोनॉमी में सहायक तो है, लेकिन डायरेक्ट प्रोडक्शन में हेल्प नहीं करती है, ये डायरेक्ट उत्पादन में कोई हेल्प नहीं करती है। राजनीतिक घटक यानी राजनीतिक फैक्टर। और क्या हो सकता है? और हो सकता है धार्मिक।
तो धार्मिक फैक्टर भी किसी तरीके से डायरेक्ट जो इकोनॉमी के उत्पादन में सहायता नहीं करता है। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि धार्मिक फैक्टर इकोनॉमिक उत्पादन में सहायता करता ही कैसे है, तो आप जैसे मीट का समझ सकते हैं। जैसे अगर किसी देश में मीट जो है नहीं खाया जाता, मीट बैन है धर्म की वजह से, तो वहां पर मीट का उत्पादन नहीं होगा। ठीक है, अगला है वैज्ञानिक। तो वैज्ञानिक का मतलब वैज्ञानिक घटक जो है वो क्या है? वैज्ञानिक घटक बेसिकली क्या होते हैं? वैज्ञानिक घटक वो होते हैं यानी विज्ञान की पढ़ाई। तो विज्ञान की पढ़ाई अपने आप में कोई सहायक नहीं होती है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन वो जरूर सहायक होती है। तो टेक्नोलॉजी और इनोवेशन तो हो गया इकोनॉमिक फैक्टर, वैज्ञानिक घटक हो गया, वैज्ञानिक रिसो वो हो गया फैक्टर नॉन इकोनॉमिक फैक्टर में। ठीक है, ये डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस ध्यान रखिएगा। वैज्ञानिक घटक अगर कहीं दिया है तो वो नॉन इकोनॉमिक फैक्टर है, लेकिन वहीं अगर टेक्नोलॉजी और इनोवेशन दिया गया है तो वो आएगा इकोनॉमिक फैक्टर में। अगला आगे क्वेश्चन, तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया सामाजिक व्यवहार, यानी किसी देश की वृद्धि में निम्न में से कौन सा अनार्थिक तत्व है? सामाजिक व्यवहार। अब अगला प्रश्न है, एक बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है। ठीक है, तो इसमें बाकी सब जो है वो स्टेटमेंट ठीक नहीं है, ये आंसर सही है। ना तो निर्यात होता है और ना ही आयात होता है। ये भी यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, यूपीएससी आई थिंक 2010 में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं अब हम। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तृतीयक क्षेत्रक स्वयं कोई वस्तु उत्पादन नहीं करता, बल्कि वह उत्पादन प्रक्रियाओं में सहायक होता है। तो तृतीयक क्षेत्र यानी कि जैसे सेवा क्षेत्र होता है, तो ये उत्पादन में सहायक कैसे होता है? जैसे आप देखें कि भाई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो खुद से कोई चीज़ बना नहीं रही है, लेकिन हाँ कंपनियों को ज़रूर मदद कर रही है कि भाई अपना सामान बेचने के लिए उनके जो है इन्वेंट्री वगैरह यानी कि जो उनका स्टॉक है उसको जो है ठीक से स्टेबल करने के लिए कि हाँ भाई कितना बचा है, कितना खत्म हो गया है। तो इन सब चीज़ों में सहायक होता है या आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो तृतीय क्षेत्र स्वयं कोई वस्तु उत्पादन नहीं करता है, बल्कि वह उत्पादन प्रक्रियाओं में सहायक होता है। ये ठीक आंसर है, स्टेटमेंट है। अगला है ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, संचार, ये सब जो है तृतीय क्षेत्र की एक्टिविटीज है। तो दोनों कथन सही है। आगे बढ़ते हैं अब हम। मानव विकास सूचकांक में अधोलिखित में क्या क्या शामिल नहीं होता है? तो प्रति व्यक्ति आय शामिल होती है, जीवन प्रत्याशा शामिल होती है, शिक्षा शामिल होती है, सामाजिक असमानता शामिल नहीं होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व वैश्विक भुखमरी सूचकांक के अनुसार भारत की रैंक क्या है? आंसर है 111। ये करंट के क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखिएगा कि सब कुछ कवर करते चल रहे हैं हम लोग, ताकि आपका उत्तराखंड पीसीएस या आने वाला जो भी एग्जाम है वो अच्छे से कवर हो जाए। भौतिक पूंजी, फिजिकल कैपिटल तथा मानव पूंजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, तो भौतिक पूंजी यानी कि जो भी सामान है, जैसे आप देखते होंगे भौतिक पूंजी क्या हुई, जैसे साबुन तेल है, जैसे साबुन है, ये भौतिक पूंजी है। या फिर क्या हो सकता है, लोहा या कंपनी का स्ट्रक्चर है, ये सब जो है भौतिक पूंजी है। मानव पूंजी क्या हुई, तो जैसे जो उसमें एम्प्लॉय हैं या इंजीनियर हैं, तो ये सब जो है मानव पूंजी है। तो इसमें दिया गया है कि भौतिक पूंजी अदृश्यमान होती है यानी इनटेंजिबल होती है, यानी कि दिखाई नहीं देती, इसको छू नहीं सकते हम, तो ये तो नहीं होता है। छू सकते हैं हम, दृश्यमान होती है भौतिक पूंजी, तथा मानव पूंजी दृश्यमान होती है। ये उल्टा हो गया है स्टेटमेंट, तो ये स्टेटमेंट गलत है। इन्होंने पूछा असत्य है, तो आंसर तो वैसे यही हो जाना चाहिए, लेकिन आगे के भी स्टेटमेंट हम देखते हैं। हमें नई मानव पूंजी के उत्पादन के लिए पहले से विद्यमान अच्छी मानव पूंजी की आवश्यकता होगी। ये बिल्कुल ठीक बात है, यानी कि अगर इंजीनियर तैयार करने हैं तो पहले से ही इंजीनियर होने चाहिए। अगला स्टेटमेंट है, मानव पूंजी के विकास के लिए शिक्षा में निवेश की कोई आवश्यकता नहीं होती। ये भी स्टेटमेंट गलत है, शिक्षा में निवेश की आवश्यकता होती है। ठीक है, उसके बाद है समानता तथा सशक्तिकरण मानव पूंजी के विकास में सहायक होते हैं। ये बिल्कुल ठीक है, यानी कि एम्पावरमेंट और इक्वालिटी
तो यानी कि इक्वालिटी अगर होगी तभी लोग जो है अच्छे से अपने आप को मजबूत कर पाएंगे, तभी लोग जो है मतलब कि अपने आप को जो है विकसित कर पाएंगे, अपना इन्हांसमेंट कर पाएंगे। और सशक्तिकरण यानी कि एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट एम्पावरमेंट का मतलब ये होता है कि भाई आप जो है डिसीजन लेने की क्षमता होनी चाहिए आपके अंदर। बेसिकली एम्पावरमेंट का मतलब यही है। ये नहीं होता कि इसका कंपटीशन उसके साथ या उसका इसके साथ, ऐसा नहीं। एम्पावरमेंट का मतलब केवल यही होता है कि अपने लिए आप डिसीजन ले सकते हैं कि नहीं। ये नहीं कि भैया एक लड़का है लड़की है उनके बीच में कंपैरिजन चल रहा है कि बॉय जो है ये कर सकता है, गर्ल ये नहीं कर सकती है। ये कोई कंपटीशन एम्पावरमेंट की बात नहीं होती है। इनकी अपनी क्षमता है, इनकी अपनी क्षमता है। ये अपना विकास अपने तरीके से कर सकते हैं, ये अपना विकास अपने तरीके से कर सकते हैं, लेकिन ये अपने लिए डिसीजन स्वयं ले, ये अपने लिए डिसीजन स्वयं ले सकते हो। तो इसी को कहते हैं एम्पावरमेंट। खैर, तो यहाँ पर हम फिर से आते हैं अपने प्रश्न पर। समानता तथा सशक्तिकरण मानव पूंजी के विकास में सहायक होते हैं, ये स्टेटमेंट ठीक है। तो इस प्रश्न में दो स्टेटमेंट गलत हो गए, तो यानी कि प्रश्न तो गलत हो गया है, पर हमारे लिए क्वेश्चन जो है वो ठीक इस तरीके से हेल्प करेगा कि भाई ये बात ठीक है और ये बात गलत है और ये बात गलत है। यानी कि भौतिक पूंजी जो है वो दृश्यमान होती है, टेंजिबल होती है, उसको हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, इसको कहते हैं टेंजिबल। इंटेंजिबल होती है, इंटेंजिबल जो चीज होती है वो होती है हम उसको छू नहीं सकते, उसको महसूस नहीं, मतलब महसूस कर सकते हैं केवल, लेकिन छू नहीं सकते, हम देख नहीं सकते डायरेक्टली। तो आप देख के ऐसा नहीं बता सकते भाई इंजीनियर के सिर पे कोई ताज थोड़ी होता है या मुकुट थोड़ी होता है। बस हाँ ये है कि भाई उसके पास जो है वो होती है, नॉलेज होती है। तो उसी को जो है आप कह सकते हैं कि भाई वो जो है इंटेंजिबल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्षेत्र क्रियाकलाप है। तो तृतीय क्षेत्र क्रियाकलाप क्या होगा, वानिकी यानी फॉरेस्ट्री, नहीं। फॉरेस्ट्री यानी लकड़ी उत्पाद वगैरह जो होते हैं, यानी कि फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए लकड़ी या फिर शहद वगैरह बनाया जाता है, उत्पादन किया जाता है, उसको वानिकी में गिना जाता है। विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग, तो मैन्युफैक्चरिंग भी तृतीय क्षेत्र का वो नहीं है, ये द्वितीय क्षेत्र का है, ये प्राथमिक क्षेत्र का है वानिकी। कृषि भी प्राथमिक क्षेत्र का है। विपणन यानी मार्केटिंग, यही जो है तृतीय क्षेत्र का क्रियाकलाप है, मार्केटिंग। ठीक है, तो देखिए इसी प्रकार जो है प्रश्न करते चले, पढ़ाई करते रहें, और प्लान यही है कि भाई आप लोगों का जो है जल्दी से जल्दी, मैक्सिमम 10 दिन में जो है आपकी इकोनॉमिक्स जो है ख़त्म कर दी जाए। लेकिन ये है कि आप लोगों को भी उसके साथ जो है जुड़ना पड़ेगा, लगातार पढ़ते रहें। कोई डाउट है आप डायरेक्ट व्हाट्सअप नंबर है उस पर पूछ सकते हैं, किसी भी तरह की परेशानी है उसके लिए आप बात कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।